आपने चोर के घर में चोरी वाली कहावत सुनी है। शाब्दिक अर्थ कुछ ऐसा है, किसी धूर्त शख्स से सिर्फ धूर्तता के सहारे निपटा जा सकता है। अभी तक हमने ये कहावत अपने आस पड़ोस में ही सुन रखी थी। अगर हम कहें कि ये कहावत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के एक पूरे एपिसोड को बयां करती है तो हो सकता है आपको पहली बार में ये यकीन ना हो, लेकिन अगर इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट की माने तो ऐसा हुआ है। दावे के मुताबिक ईरान ने यूनाइटेड नेशंस की एटॉमिक एजेंसी IAEA के कागजात चुराए, फिर उनमें फेरबदल कर अपना दामन साफ रखने की कोशिश की। जांच से बचता रहा, लेकिन ये छलावा तभी तक चला जब तक कि ये दस्तावेज इजराइल के हाथ नहीं लग गए। 31 मई को बेनेट के ऑफिस की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया। इसमें बेनेट ने ईरान पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। उन्होंने अपने हाथ में ईरान से गायब किए गए दस्तावेज भी दिखाए। आज हम जानेंगे सीक्रेट फाइल्स की पूरी ये कहानी आखिर है क्या, ये फाइलें इजराइल के हाथ कैसे लग गईं और आगे क्या होने वाला है। नमस्ते, मेरा नाम है सौरभ और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। आज बात इजराइल और ईरान के बीच परमाणु तकनीक को लेकर चल रही तकरार की होगी। पहले बैकग्राउंड समझ लेते हैं। यह जून 2021 की बात है। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के पूर्व चीफ योसी कोहेन चैनल 12 पर इंटरव्यू दे रहे थे। कोहेन इंटरव्यू से हफ्ते भर पहले ही रिटायर हुए थे, इसलिए उनके ऊपर सीक्रेट बरकरार रखने की बाध्यता नहीं रह गई थी। कोहेन ने अपने इंटरव्यू में ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर कई खुलासे कर दिए। उससे पहले तक ऐसी बातें दबी जुबान से कही जाती थी, सूत्रों के हवाले से। कोहेन बोले, मुझे ईरान के न्यूक्लियर साइट्स के बारे में सब पता है। अगर मौका मिला तो मैं आपको नतांज न्यूक्लियर रिएक्टर के अंडरग्राउंड सेलर तक ले जा सकता हूं। नतांज रिएक्टर पर अप्रैल 2021 में साइबर अटैक हुआ था। इसमें रिएक्टर में रखे कई सेंट्रीफ्यूज तबाह हो गए थे। सेंट्रीफ्यूज का इस्तेमाल यूरेनियम को रिफाइन करने के लिए किया जाता है। यूरेनियम जितना अधिक रिफाइन होता है उसकी क्षमता उतनी ही बढ़ जाती है। 90% से अधिक रिफाइंड यूरेनियम से परमाणु बम बनाया जा सकता है। नतांज पर अटैक के लिए मोसाद को जिम्मेदार बताया गया। इजराइल ने कभी इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली, लेकिन कोहेन का बयान ये बताने के लिए काफी था कि मोसाद कहां तक पहुंच सकता है। इंटरव्यू के दौरान योसी कोहेन से एक सवाल ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या पर भी पूछा गया। नवंबर 2020 में ईरान के टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसिन फखरीजादेह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या के वक्त वो अपनी कार में ससुराल जा रहे थे। रास्ते में ही उनकी कार को घेर कर रोबोट से गोलियां चलवाई गईं। यह हत्या ईरान के लिए बहुत बड़ा सदमा थी, क्योंकि फखरीजादेह सीधे तौर पर ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़े थे। माना जा रहा था कि वो कुछ समय में ईरान के लिए परमाणु हथियार बना लेंगे। कोहेन ने फखरीजादेह की जिम्मेदारी तो नहीं ली, लेकिन इतना ज़रूर कहा कि लंबे समय से मोसाद ने उनके ऊपर नज़र रखी हुई थी। अगर कोई व्यक्ति इजरायली नागरिकों के लिए खतरा पैदा करता है तो उसका अस्तित्व मिट जाना चाहिए। इसी इंटरव्यू में कोहेन ने एक चोरी की घटना भी सुना दी। ये घटना जनवरी 2018 में घटी थी। मोसाद के 20 एजेंट दबे पांव तेहरान के एक वेयर हाउस में दाखिल हुए। उन्होंने पहले अलार्म का कनेक्शन काटा, दरवाजे तोड़े, फिर उन्होंने पूरा वेयर हाउस खाली कर दिया। सुबह होने तक 50,000 से अधिक फाइलें और 163 डिस्क चुरा कर ईरान से बाहर पहुंचाई जा चुकी थी। इन फाइलों की प्रदर्शनी इजराइल की राजधानी तेल अवीव में लगाई गई, जिसे दिखाकर उस समय इजराइल के पीएम रहे बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान पर निशाना साधा था। इजराइल ने इस चोरी की पूरी जिम्मेदारी ली थी। सबसे दिलचस्प बात यह थी कि पूरे ऑपरेशन में एक भी इजरायली नागरिक शामिल नहीं था। मतलब ये कि पूरा काम ईरानी एजेंट से करवाया गया था। इससे यह भी पता चला कि मोसाद की पैठ ईरान के अंदर तक हो चुकी है। योसी कोहेन के इंटरव्यू में कुछ भी चौंकाने वाला नहीं था। बस इतना हुआ कि कोहेन जैसे रसूख वाले शख्स ने पहली बार खुलेआम इतने सीक्रेट खुलासे किए थे। अब सवाल ये उठता है कि इजराइल ईरान से इतना खार क्यों खाता है? ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से उसे इतनी खुन्नस, इतनी चिढ़ क्यों है? इसके पीछे भी एक कहानी है। 1947 में यूएन में फिलिस्तीन के बंटवारे का प्रस्ताव पास हुआ। इसके तहत नए मुल्क इजराइल के निर्माण का रास्ता साफ हो गया। ईरान ने यूएन में इस प्रस्ताव के खिलाफ वोटिंग की थी। जब इजराइल को यूएन की सदस्यता दी जा रही थी, ईरान ने इसका भी विरोध किया। फिर 1953 में सत्ता पलट गई। ईरान की गद्दी पर वेस्ट की कठपुतली सरकार बिठा दी गई।
तब जाकर ईरान ने इजराइल को मुल्क के तौर पर मान्यता दे दी। ये रिश्ता 1979 तक चला। 1979 में इस्लामिक क्रांति हुई। रेजा शाह पहलवी का तख्ता पलट हो गया। ईरान में इस्लामिक रिपब्लिक की स्थापना फिर से की गई। अल खोमैनी सुप्रीम लीडर बने। इजराइल ने इस्लामी रिपब्लिक को मान्यता देने से मना कर दिया। 1980 के दशक में इस्लामी जिहाद नाम के संगठन ने इजराइल के खिलाफ लड़ाई का ऐलान किया। इस संगठन के पीछे ईरान खड़ा था। 1982 में इजराइल ने लेबनान पर हमला किया। तब ईरान के इस्लामिक गार्ड्स कोर ने लेबनान में हिजबुल्लाह की स्थापना की। इजरायली नागरिकों पर हमले में हिजबुल्लाह का नाम आता रहा है। इस वजह से इजराइल और ईरान के रिश्ते खराब होते चले गए। फिर 1998 के साल में एक मिसाइल टेस्टिंग हुई। ईरान ने शहाब 3 का सफल परीक्षण किया। ये मिसाइल इजराइल तक पहुंचने की क्षमता रखती थी। इसने इजराइल के कान खड़े कर दिए। आशंका हुई कि ईरान परमाणु हथियार जुटाने की तरफ बढ़ रहा है। 2004 में इजराइल सरकार ने मोसाद को एक खास जिम्मेदारी सौंपी। आदेश दिया गया कि किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोका जाए। उसके बाद से मोसाद ईरान के कम से कम 5 परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या कर चुका है। ईरान की सत्ता अक्सर इजराइल विरोधी बयान देती रहती है। 2005 में ईरान के राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद ने एक बयान दिया था कि इजराइल को नक्शे से मिटा दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा था कि यहूदियों का होलोकॉस्ट एक मिथ है। इस बयान पर भारी बवाल मचा था। ईरान के सुप्रीम लीडर अल खमैनी ने एक दफा कहा था कि इजराइल एक ट्यूमर की तरह है, उसे मिडिल ईस्ट से काट कर फेंक देना चाहिए। इसके अलावा ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की एक यूनिट है, कुद्स फोर्स। इस फोर्स का एक मकसद जेरूसलम को आज़ाद करवा के मुस्लिमों को सौंपना है। इजराइल पूरे जेरूसलम को अपनी राजधानी मानता है। दोनों देश 1980 के दशक से एक दूसरे के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे हैं। इजराइल को लगता है कि अगर ईरान ने परमाणु हथियार हासिल कर लिए तो उसके अस्तित्व पर खतरा पैदा हो जाएगा। इसी वजह से वो ईरान को रोकने की हर संभव कोशिश करता है। अब हालिया झगड़े की वजह समझते हैं। हालिया तकरार की पटकथा जुलाई 2015 में लिखी गई थी। उस समय ईरान और अमेरिका समेत 7 ताकतवर देशों के बीच परमाणु समझौता हुआ था। इसे ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन JCPOA के नाम से जाना जाता है। इस डील के तहत ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को तोड़ने के लिए राजी हो गया। उसने ये वादा भी किया कि वो अपने न्यूक्लियर रिएक्टर्स को इंस्पेक्शन के लिए खोल देगा। इसके बदले में ईरान पर लगे कुछ आर्थिक प्रतिबंध हटा दिए जाएंगे। जनवरी 2016 में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने इस बात की पुष्टि की कि ईरान ने तय शर्तों का पालन कर लिया है। इसके बाद ईरान पर लगे कई प्रतिबंध हटा लिए गए। कुछ समय तक ईरान ने खुद पर नियंत्रण भी रखा, फिर शर्तों का उल्लंघन शुरू किया। इसी को आधार बनाकर 2018 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डील छोड़ने का ऐलान कर दिया। ट्रंप ने ईरान के ऊपर कई प्रतिबंध भी लगा दिए। इजराइल ने इस फैसले का स्वागत किया। इसके बाद ईरान खुले तौर पर शर्तों से इतर जाने लगा। उसने डील में तय शर्तों को नकारना शुरू किया। ईरान लो रिफाइंड यूरेनियम का स्टॉक बढ़ाने लगा। न्यूक्लियर रिएक्टर में रिफाइनिंग की कैपेसिटी भी बढ़ा दी गई। इसके अलावा वो तय मात्रा से अधिक सेंट्रीफ्यूज का इस्तेमाल करने लगा। उसने यूरेनियम एनरिचिंग की क्षमता भी बढ़ा दी। 2015 के डील में तय हुआ था कि ईरान के पास परमाणु बम बनाने के लिए रॉ मटेरियल जुटाने में 1 साल का अंतर रखा जाएगा ताकि दुनिया को रिस्पॉन्ड करने का समय मिल सके। हालिया बदलाव के बाद यह अंतर 3 महीने का रह गया है, यानी ईरान रॉ मटेरियल जुटाकर 3 महीने में एक परमाणु बम तैयार कर सकता है। और इसी वजह से इजराइल की नजरें टेढ़ी हो रही हैं। 2022 में ईरान न्यूक्लियर डील पर दोबारा बातचीत शुरू हुई, लेकिन मार्च के बाद से बातचीत थमी हुई है। इजराइल ने साफ कर दिया है कि वो इस डील के खिलाफ है। उसने कहा है कि वो इस डील को सफल नहीं होने देगा। आज हम ये कहानी आखिर सुना क्यों रहे हैं? दरअसल इजरायली पीएम नफ्ताली बेनेट ने दावा किया है कि ईरान प्रतिबंधित न्यूक्लियर एक्टिविटी को अंजाम दे रहा है। वो पूरी दुनिया को झूठी कहानी बताकर अपना काम चला रहा है। उन्होंने सबूत के तौर पर कुछ कागज भी दिखाए हैं। कहा कि ये फारसी भाषा में लिखा है। ईरान ने इस दावे पर कायम रहा कि उसका न्यूक्लियर प्लान बम शांतिपूर्ण इस्तेमाल के लिए है। उसने ये भी कहा है कि इजराइल ने फर्जी सबूत गढ़े हैं। हालांकि उसने अभी तक बेनेट के दिखाए सबूतों पर कोई जवाब नहीं दिया है। बेनेट का दावा कई मायनों में अहम है। इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी अगले हफ्ते ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर एक रिपोर्ट पेश करने वाली है। ये रिपोर्ट पहले ही न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के हाथ लग चुकी है। इसके मुताबिक इंस्पेक्टर्स को ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स पर अज्ञात चीजें मिली। ईरान इनका सही जवाब नहीं दे पाया।
एटॉमिक एजेंसी के मुताबिक ईरान ने तय मात्रा से 18 गुना अधिक यूरेनियम जमा कर लिया है। ये 2015 की डील को ठेंगा दिखाता है। रिपोर्ट के बाद इजरायल और पश्चिमी देश सतर्क हो गए हैं। जानकारों की माने तो आने वाले दिनों में इजरायल ईरान पर बड़ी कार्रवाई कर सकता है। इस मामले में जो भी अपडेट्स होंगे उन्हें हम आप तक ऐसे ही पहुंचाते रहेंगे। ये था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियों की बारी। पहली सुर्खी यूनाइटेड किंगडम से है। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। जॉनसन की कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं। गार्डियन की रिपोर्ट के अनुसार 44 सांसदों ने जॉनसन की योग्यता पर सवाल खड़े किए हैं, जबकि 18 सांसदों ने 1922 कमेटी को चिट्ठी लिखकर अविश्वास प्रस्ताव लाने की मांग की है। ये कमेटी क्या है? ये कंजर्वेटिव पार्टी की एक इंटरनल संस्था है। ये हर महीने पार्टी के मुखिया के साथ बैठक करती है। बैठक में पार्टी के अंदर चल रही एक्टिविटी पर रिपोर्ट पेश की जाती है। ये कमेटी नेतृत्व संकट की स्थिति में चुनाव कराने का भी काम करती है। अगर पार्टी के 15% से अधिक सदस्य अपने मुखिया से खुश नहीं हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। फिलहाल हाउस ऑफ कॉमन्स में कंजर्वेटिव पार्टी के 359 सांसद हैं, यानी अगर 54 सांसदों ने चिट्ठी लिखी तो अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग करानी होगी। वोटिंग में अगर 50% से अधिक सांसदों ने खिलाफ में वोट डाला तो जॉनसन को पद से हटा दिया जाएगा। अभी वोटिंग के लिए तय आंकड़ा पूरा हुआ है या नहीं, इसकी जानकारी बाहर नहीं आई है, लेकिन इतना जरूर पता चला है कि जॉनसन की रेटिंग अपने न्यूनतम स्तर पर पहुंच गई है। हालिया बवाल पार्टीगेट कांड में स्यू ग्रे की रिपोर्ट आने के बाद मचा है। ग्रे ने अपनी रिपोर्ट में सरकार और सिविल ऑफिसर्स की जिम्मेदारी तय की थी। जॉनसन ने माफी मांगने के अलावा कुछ भी नहीं किया है। उन्होंने इस्तीफा देने से भी साफ मना कर दिया है। हालांकि उनका बचा कार्यकाल पार्टी के अंदर उनकी बची साख पर निर्भर है। पार्टीगेट कांड के बारे में विस्तार से जानने के लिए दुनियादारी के पुराने एपिसोड्स आप देख सकते हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरी सुर्खी श्रीलंका से है। कई अपडेट्स हैं, एक एक करके जान लेते हैं। श्रीलंका का आर्थिक संकट लगातार विकराल हो रहा है। प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने चेताया कि अगस्त तक देश में अनाज की भारी कमी हो जाएगी। श्रीलंका साउथ एशियन फूड बैंक से मदद के लिए भी आवेदन कर रहा है। यह फूड बैंक दक्षिण एशियाई देशों के संगठन सार्क की इकाई है। इसमें सदस्य देश तय मात्रा में गेहूं या चावल जमा करते हैं। जरूरत पड़ने पर इस स्टॉक का इस्तेमाल किया जाता है। इन सबके बीच श्रीलंका के कृषि मंत्री महिंदा अमरवीरा ने किसानों से खेतों में लौटने की अपील की है। उन्होंने धान की खेती शुरू करने के लिए कहा है। अगली अपडेट टैक्स से जुड़ी है। 31 मई को सरकार ने वैल्यू एडेड टैक्स वैट 8 से बढ़ाकर 12% कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फैसले से सरकारी खजाने को लगभग 1,500 करोड़ रुपए का फायदा होगा। सरकार अक्टूबर से कॉर्पोरेट टैक्स में भी बढ़ोतरी करने वाली है। 2019 में राजपक्षे सरकार ने टैक्स में भारी कटौती की थी। उन्होंने वैट, इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स हटा दिया था, जिसके चलते सरकारी खजाने को हर साल लगभग 15,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। आगे चलकर कोरोना महामारी ने रही सही कसर पूरी कर दी। सरकार की आमदनी खत्म हो गई। विदेशी मुद्रा भंडार लगातार घटता गया। अंत में श्रीलंका को डिफॉल्टर घोषित करना पड़ा। इसी आर्थिक संकट की वजह से प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे को इस्तीफा भी देना पड़ा। अगली खबर राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे से जुड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने राजपक्षे परिवार के करीबी और पूर्व सांसद दमिंडा सिल्वा को गिरफ्तार करने का आदेश दिया है। सिल्वा पर 2011 में एक विरोधी नेता की हत्या का आरोप था। सुनवाई के बाद उसे दोषी पाया गया। अदालत ने मौत की सजा सुनाई, लेकिन जून 2021 में राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने सिल्वा को क्षमादान दे दिया था। फिर उसे जेल से रिहा कर दिया गया। रिहाई के बाद सिल्वा को नेशनल हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी का चेयरमैन बना दिया गया। गोटाबाया के इस फैसले की खूब आलोचना भी हुई, लेकिन उन्होंने इस तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति का फैसला पलटकर इतिहास रच दिया है। अगली सुनवाई के लिए 1 सितंबर की तारीख तय की गई है। हालांकि कोर्ट ने कहा कि उससे पहले सिल्वा को अरेस्ट कर जेल में बंद किया जाए। श्रीलंका के संविधान ने राष्ट्रपति को किसी भी गुनाह के दोषी व्यक्ति को माफी देने का अधिकार दिया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट को राष्ट्रपति के किसी फैसले की समीक्षा करने का अधिकार मिला हुआ है। इसी आधार पर सिल्वा को दोबारा सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है। आज की तीसरी और अंतिम सुर्खी चीन से है। चीन से 2 अपडेट्स हैं। पहली खबर ताइवान से जुड़ी है। चीन ने एक बार फिर से ताइवान की हवाई सीमा में अपने फाइटर जेट्स उड़ाए। जवाबी कार्रवाई करते हुए ताइवान ने अपनी वायुसेना और एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को तैनात कर दिया। 2022 में ताइवान की हवाई सीमा में चीन की ये दूसरी सबसे बड़ी घुसपैठ थी। इससे पहले जनवरी में उसने अपने 39 फाइटर जेट्स भेजे थे।
31 मई को चीनी सेना ने ताइवान के इर्द गिर्द मिलिट्री ड्रिल करने का भी दावा किया। बयान आया कि अमेरिका की बढ़ती दखलंदाजी के लिए यह ड्रिल बेहद जरूरी थी। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन को चेतावनी दी। उन्होंने कहा था कि अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो अमेरिका अपनी सेना उतार देगा। अमेरिका और ताइवान के बीच कोई आधिकारिक संबंध नहीं है, फिर भी अमेरिका ताइवान का सबसे बड़ा सपोर्टर और हथियारों का सप्लायर है। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है। चीन किसी भी तरह के बाहरी हस्तक्षेप के खिलाफ है, इसलिए वो बार बार अमेरिका को चेतावनी देता रहता है। चीन से दूसरी अपडेट का संबंध कोरोना से है। 65 दिनों के बाद शंघाई में कोरोना लॉकडाउन में ढील दी गई है। शंघाई को चीन की आर्थिक राजधानी के तौर पर देखा जाता है। 2.5 करोड़ की आबादी वाला यह शहर चीन में कोरोना की दूसरी लहर का केंद्र बना था, जिसके बाद पूरे शहर पर ताला लगा दिया गया था। ढील के बावजूद अभी भी 6.5 लाख लोगों पर पाबंदी रहेगी। चीन ने जीरो कोविड पॉलिसी में कोई ढील नहीं दी है। कोरोना से संक्रमित लोगों और उनके करीबियों को क्वारंटीन सेंटर या अस्पताल जाना होगा। साथ ही संबंधित इलाके को पूरी तरह सील भी किया जाएगा। आम लोगों के लिए भी कुछ नियम तय किए गए हैं। मसलन घर से बाहर निकलने के लिए ग्रीन हेल्थ कोड दिखाना होगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बैंक या मॉल जाने के लिए अधिकतम 72 घंटे पुरानी PCR टेस्ट रिपोर्ट दिखानी होगी। इसके अलावा दूसरे शहर से लौटने वालों को 7 से 14 दिनों तक क्वारंटीन में रहना होगा। इन नियमों के बावजूद शंघाई में चहल पहल लौट रही है। अप्रैल में सरकार ने 9 दिनों के लिए लॉकडाउन लगाया था। इसे लगातार बढ़ाया जाता रहा। अंततः 65 दिनों के बाद ये सिलसिला रुका है। दुनियादारी में सुर्खियां यहीं तक। अब विश्व कविता की बारी। आज हम आपके लिए अंग्रेजी भाषा के कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविता लेकर आए हैं। शीर्षक है विनाश। इसका अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद किया है कुमार मुकुल ने। सुनिए। कुछ कहते हैं दुनिया आग में खत्म होगी, कुछ कहते हैं बर्फ में। मैंने क्या इच्छा का स्वाद चखा है। मैं उनके साथ हूं जो आग के पक्ष में है। पर अगर ये विनाश दोबारा होना हो, मैं सोचता हूं मुझे नफरत का पर्याप्त पता है। इसलिए कहता हूं कि बर्बादी के लिए बर्फ भी पर्याप्त और भयावह होगी। आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर मुलाकात होगी। इसी उम्मीद के साथ विदा लेता हूं। शुक्रिया। शुभ रात्रि।